नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। ये प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो आपको जॉब दिलाने के लिए कड़ी मेहनत आपके साथ निरंतर कर रहा है। मैं आज आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूं। हरियाणा इकोनॉमी में क्लास नंबर 12 यानी आज जो हम करने वाले हैं, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉप इंश्योरेंस इन हरियाणा। आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, क्लास नंबर 11 में एग्रीकल्चर इन हरियाणा हमारा टॉपिक था। उसी टॉपिक के अंदर ये दो सब टॉपिक्स है जो लास्ट में हम एग्रीकल्चर इन हरियाणा से बच गए थे। ठीक है, पूरे टॉपिक का नाम था एग्रीकल्चर इन हरियाणा, जिसमें हमने स्टार्टिंग के इश्यूज पढ़े थे लास्ट क्लास में। अब जो दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक क्रॉपिंग पैटर्न और एक क्रॉप इंश्योरेंस, ये दो टॉपिक बच गए थे एग्रीकल्चर इन हरियाणा टॉपिक से। तो इन टॉपिक्स को आज क्लास नंबर 12 में हम कवर कर लेंगे। ग्रुप नंबर 56 57 की तैयारी आपकी की करवाई जा रही है। बिल्कुल निशुल्क बैच है, फ्री बैच है। ठीक है, बिल्कुल फ्री बैच का मतलब क्या है भाई, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। बस करना क्या है, दिल से वीडियो को करना है लाइक। ठीक है, चैनल को और वीडियो को करना है शेयर, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत की बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉप इंश्योरेंस इन हरियाणा। अगर वैसे बात करें तो इसे हरियाणा में फसल पद्धति एवं फसल बीमा हिंदी में कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, hsscexamcracker.com, hsscexamcracker.com ये हमारा क्या है, पोर्टल है भाई। ये हमारा वेब पोर्टल है जिसके थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वहां से आप मॉक टेस्ट देके अपने एग्जाम की तैयारी जान सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के नाम से ही आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी आपके प्ले स्टोर पे। और अगर आपको जो ये क्लासेस आपकी हो रही है इनसे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो चीजें आपको एज ए नोट्स में चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सभी के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, रूरल मार्केटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, ईवीएस की कुछ क्लासेस भी डली हुई है, साथ ही साथ हरियाणा इकोनॉमी की है ये 12वीं क्लास है, साथ ही साथ हम इंश्योरेंस को भी कवर कर रहे हैं। तो मतलब ग्रुप नंबर 56 57 में जितने भी न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, लगभग सब की तैयारी इसके ऊपर कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। फिर आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, क्रॉपिंग पैटर्न इन हरियाणा, हरियाणा में फसल पद्धति। अब हरियाणा में अगर फसल पद्धति की बात करते हैं तो हरियाणा में देखो, हमें ये नहीं पढ़ना है, हम सबको पता है तीन तरह की फसलें होती है, खरीफ क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है, उसके बाद जायद क्रॉप होती है। ये सबको पता है, लेकिन इस टॉपिक का मेन एजेंडा ये नहीं पढ़ना है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक का मतलब ये है ही नहीं कि हमें खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप्स इनको पढ़ना है, उनके नाम पढ़ने हैं, उनके करने हैं। ये सारी हरियाणा जीके में कवर हो जाती है। ये सारी चीजें हरियाणा जीके के अंदर कवर हो जाती हैं। इन्हें इकोनॉमी ऑफ हरियाणा डालने का जो स्पेशल पर्पस है, इनका ये नहीं है कि हमें ये बार बार ये रिवीजन करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इन फसल पैटर्न से मतलब क्या है कि हम समस्याएं समझें कि हमारी फसल पद्धति क्या है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उनसे उभरने के लिए सरकार क्या कर रही है और हम क्या कर सकते हैं। ये मेन एजेंडा है इस टॉपिक का। तो फसल पैटर्न से पर्याप्त समय में विभिन्न फसलों के तहत खेती योग्य क्षेत्र से अनुपात किया जाता है। अब देखा जाता है कि पहले की खेती योग्य कितनी जगह है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले अगर किसी राज्य में बात करोगे कि भाई इस राज्य में खेती होनी चाहिए, कृषि होनी चाहिए, तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है कि भाई कृषि लायक जगह कितनी है, पहले ये तो बताओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि भाई कृषि लायक जगह कितनी है। तो गतिशील अवधारणा के कारण पीरियड जो टाइम टू टाइम चेंज होता है, या टाइम टू टाइम जो जो रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं किसी भी व्यक्ति की, वो प्रोडक्टिविटी भी चेंज करती है। देखो, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, हर व्यक्ति की जो टाइम टू टाइम डिमांड चेंज हो जाती है। ठीक है, अब एक बच्चा है,
जो 5 साल का की उम्र में एक खिलौना मांगता है, क्या वो जब 15 साल का होगा तब भी वो वही खिलौना मांगेगा? बिल्कुल नहीं मांगेगा, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो चुका है। और ऐसे ही बदलते इंटरेस्ट की वजह से, ऐसे ही दिन दुनिया में बदलते इंटरेस्ट्स की वजह से या बदलते रिक्वायरमेंट्स की वजह से कई चीजों में बदलाव आ चुका है, जिसमें से एक है उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी। अब फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स की इच्छाएं क्या है? अब देखो, कोई किसान है, किसान शब्द अपने आप को गरीबी में दिखाता है। किसानों का दर्द अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आपको कोई भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैं अमीर हूं। ठीक है, कोई भी किसान आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है जो ये कह देगा कि भाई मैं अमीर हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। अब बात ऐसी है कि जब जब हरियाणा के किसानों की बात करते हैं तो भाई अमीरियत तो उनमें भी ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो किसान है वो गरीबी रेखा के नीचे ही जी रहे हैं। तो उन किसानों का जो मेन एजेंडा होता है, या बड़े किसानों का भी जो मेन एजेंडा होता है, उनका एजेंडा क्या होता है? उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, हायर रिटर्न्स चाहिए। और हायर रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? जब उनकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता ज्यादा होगी। और इसी पैटर्न को डोमिनेट करने के लिए जब एक समय आता है, जब शुरुआत होती है हरित क्रांति की, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो गेहूं और चावल, इन दो फसलों के ऊपर हरियाणा में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, यानी वीट एंड राइस क्रॉप्स। इनके ऊपर हरियाणा में इतना ज्यादा ध्यान दिया गया, इतनी ज्यादा हमने इनकी प्रोडक्शन बढ़ाई कि गेहूं और चावल अकेली ऐसी फसल है जो 69%, यानी 69% हिस्से में जितनी भी हम फसल उगाते हैं, जितना भी करते हैं, मान लो एक इस एरिया में उगाते हैं, इसका 69th पोर्शन हम क्या कर रहे हैं? गेहूं और चावल ही उगा रहे हैं, और कोई फसल नहीं उगा रहे। ठीक है, फसल के पैटर्न की वजह से, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सेम टाइप की फसलें उगाते हैं, और जब सेम टाइप की फसलें बार बार उगाई जाती हैं, उससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरता कम हो जाती है। और इसी चीज को के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से जो सॉइल की हेल्थ है, ठीक है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट अगर हम और आगे बढ़ते हैं, इनको समझने की डीपली कोशिश करते हैं, तो क्रॉपिंग पैटर्न कुछ रेगुलर बेसिस पे रिड्यूस कर मतलब रेगुलर बेसिस पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिड्यूस कर देता है। अगर हम सेम फसल बार बार उगाते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि भाई मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरता खराब हो जाएगी। तो ये है क्या, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है या कार्बनिक पदार्थ है, वो लगातार घटते जा रहे हैं। ठीक है, हरियाणा में अनाज की कृषि, अनाज के आधारित अगर हम बात करें, तो जो चावल है, चावल गेहूं हुआ, फसल का जो पैटर्न है, ये जो मतलब एक बहुत ज्यादा अच्छा अभ्यास नहीं माना जाता। अगर हरियाणा में हम ये कहें कि भाई हमारी 70% जनसंख्या कृषि कर रही है, तो इसका जो इम्पैक्ट है विकसित देशों के या फिर डेवलप्ड स्टेट्स की नजरों में अच्छा नहीं जाता है। वो यही कहते हैं कि ज्यादा से हमारी जो इकोनॉमी है ज्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, और खाद्यान्न पदार्थों में हम दो तरीके से इन प्रोडक्ट्स को बांटते हैं। एक तो नॉन फूड ग्रेन्स, जो खाने वाली नहीं है, गैर खाद्यान्न है, और दूसरी खाद्यान्न होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर वाली कौन सी, फल वगैरह हो गए, फल हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब फल सब्जियां, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, गैर खाद्यान्न क्रॉप है। इन सभी की मदद से जो आज का किसान है अपनी इनकम तो बढ़ा रहा है, लेकिन साथ साथ में कहीं पे ना कहीं पे एक इम्पैक्ट नुकसान वाला हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को समझने का जो तात्पर्य है, रेफर्स टू शिफ्ट ऑफ dominance of one or two crops to a number of crops to meet increasing demands of cereals, pulses, vegetable, fruits, oilseeds, fibers, food, fodder, grass, etc. अब देखो ऐसा तो नहीं है, मैं ये पढ़ के क्यों बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो मीनिंग है, फसल विविधीकरण, लोगों के मन में इसके प्रति चीजें गलत बैठी हुई है।
कि भाई फसल विविधीकरण का मतलब होता है कि भाई अलग अलग फसल लगाओ। अलग अलग फसल लगाना होता है, लेकिन बार बार एक या दो से ज्यादा टाइप की फसलों को लगाना, ताकि जो अन्य जरूरतें हैं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, तिलहन, फाइबर, चारा, ये सारी जो इन चीजों की बढ़ती मांग है, इनको भी पूरा किया जा सके। ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मेन टारगेट होता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों की जाती है, ताकि अनाज वगैरह के साथ, दालों के साथ अन्य जो जरूरतें हैं वो भी टाइम टू टाइम पूरी की जा सके। ठीक है। इसका मेन उद्देश्य ये भी होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, फसल विविधीकरण का एक और मेन एजेंडा होता है कि इसकी मदद से जो सॉइल हेल्थ है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधार में आ जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। और जिसकी वजह से उत्पादकता बढ़ती है, घटती नहीं है। और उत्पादकता बढ़ेगी तो आय अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी क्रॉपिंग पैटर्न को आगे समझते हुए अगर हम बात करें वर्तमान में जो फसल पैटर्न के साथ हरियाणा में राज्य स्थिर पैदावार देखी जाती है। राज्य में जो पैदावार है वो काफी हद तक स्टेगनेंट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो किस पे हो रखा है, हम ज्यादा चावल उगा के खुश हैं, गेहूं उगा के खुश हैं, मतलब अदर चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देना चाहते। ठीक है। और ये सच्चाई भी हो गई है। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण की बहुत सारी योजनाएं बना रखी। जैसे एक इसमें है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत। ये जो सरकार की ऐसी योजनाएं हैं वो क्यों है, क्यों बनाई गई हैं, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, ताकि हम गेहूं चावल को छोड़ के किसी और क्रॉप्स की तरफ भी अपना ध्यान दें। ठीक है, किसी और फसलों की तरफ भी हम अपना ध्यान दें, ये काफी जरूरी है। और इसी प्लान के तहत 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो अन्य फसलों का लगाया था उसको स्थानांतरित किया गया है, जिसमें से 15,000 हेक्टेयर पे अब मक्का उगाया जाता है यानी मेज, 20,000 हेक्टेयर पे कॉटन यानी कपास उगाई जाती है, और 5,000 हेक्टेयर पे पल्सेस यानी फिर दालें उगाई जाती है। अभी का ये लेटेस्ट डाटा है। ठीक है। 40,000 हेक्टेयर को तो हम कन्वर्ट करने में कामयाब हो चुके हैं। अब पर 1,000 हेक्टेयर के हिसाब से इन सभी योजनाओं को अगर हम ध्यान से देखें, तो इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, इंसेंटिव देती है। ठीक है। सरकार इंसेंटिव देती है, प्रोत्साहन प्रदान करती है, पैसे देती है, सब्सिडी देती है। ठीक है। और ये देखो क्रॉपिंग पैटर्न इन हरियाणा की अगर हम बात करें तो 1967, अभी लेटेस्ट डाटा भी आपको कराऊंगा, 1967 छियासठ सड़सठ में केवल केवल 743 हेक्टेयर में जो है गेहूं की फसल की जाती थी, लेकिन ये बढ़ के अब 2573, लगभग 3 गुना हो चुका है, 6 टाइम्स। ठीक है। पैडी, राइस यानी चावल 192 में था, ये 1300 हो गया, लगभग 7 गुना। ऐसे ही क्रॉस ग्रेन्स, पल्सेस, फूड, टोटल फूड ग्रेन्स, ऑयल, कॉटन, शुगर केन, हर चीज का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो गिर गया है। कोर्स ग्रेन पहले 1432 था, अब 470। क्यों? क्योंकि हमने 66-67 के बाद ध्यान देना किसकी तरफ शुरू कर दिया। 66-67 ये वही समय है जब हरियाणा का निर्माण हुआ और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मैं बार बार बताता हूँ कि हरियाणा और पंजाब, दो राज्यों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया इसका। और दो राज्यों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाते समय एक चीज क्लियर कर दी है कि भाई इन्होंने जो वीट और पैडी है इसकी तो बहुत ज्यादा ग्रोथ बढ़ा दी है, लेकिन बाकी सबकी ग्रोथ क्या कर दी है, घटा दी है। कॉटन की ग्रोथ बढ़ी है, कॉटन की लगभग 3 गुना के आसपास हम ग्रोथ हुई है। ठीक है। ऑयल सीड्स लगभग 2 गुना हो चुके हैं, बाकी किसी में कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। अगर ये तो था हमारे 2015-16 तक का डाटा। 2022-23 के जो अगर लेटेस्ट डाटा की बात करते हैं हम, लास्ट का 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो राइस की
अब बढ़ के प्रति हेक्टेयर 1250, प्रोडक्शन 5000 टन प्रति हेक्टेयर, और केजी में 4000 ये हो चुका है। ठीक है, एक एक का डाटा मैंने दिया हुआ है। टोटल जो खरीफ फूड ग्रेन्स है वो भी बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। रबी क्रॉप्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, और अब हम कॉमर्शियल क्रॉप की तरफ भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखो अब ऐसा टाइम आ चुका है 2022-23 में, अगर अब की बात करें, अब हमारा कॉमर्शियल क्रॉप पे भी काफी ध्यान है। देखो गन्ने की फसल बहुत कम थी, अब देखो कितना ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद कॉटन, फिर खरीफ ऑयल, रबी ऑयल, सनफ्लावर, ये हर चीज की फसल अब हम कर रहे हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ भी अब हम बढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप्स की प्रोडक्शन की बात करें तो 1966 से जो अब तक का डाटा है ये देख लो, ये लगभग 21-22 में 10 गुना के आसपास बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट राइस की बात करें तो ये भी देखो कितना बढ़ा है। टोटल फ्रूट ग्रेन्स भी बढ़ चुका है, लगभग हर कुछ 7-8 गुना, 7-8 गुना सभी हो रखे हैं। ऑयल सीड्स बढ़ गए, कॉटन बढ़ चुका है, शुगर केन ये भी बढ़ चुका है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, हालांकि जो शुगर का केन है एक तरह की कैश क्रॉप है, कॉमर्शियल यूज में ही आती है। और हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में ऑल इंडिया लेवल पे अगर बात करें वीट और राइस की, तो ये तो इंडिया लेवल का डाटा है वीट का, राइस का। तो यहाँ से प्रोडक्शन देखो कितनी ज्यादा है हमारे यहाँ। अगर हम बात करें इंडिया के लेवल की, तो इंडिया में 2708 था 2001 में, हम 4106 का था हमारा प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, उसके बाद 1901 यहाँ 2557, 3600। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से, लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं है तो इसका पिछला 2020-21 का कंपेयर कर लो। 34, 64, 48, 34, 27, 13, 36, 91, 91, ये डाटा है अभी। देखो, तो कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो एवरेज यील्ड है व्हीट और राइस के केस में, हम इंडिया की एवरेज यील्ड को भी क्रॉस कर चुके हैं। और यही चीजें सारी जो मैंने अभी चार्ट में आपको समझाई, वही सारी चीजें यहाँ बताई गई है कि भाई चावल हमने 7 गुना बढ़ा लिया है, जो वीट है वो 3 गुना बढ़ गए हैं, मोटे अनाज के जो कोर्स ग्रेन है उसका आधा हो गया है लगभग। ठीक है, पल्सेस के केस में हम लगातार गिरते जा रहे हैं, और जो कपास का कल्टीवेशन है वो क्षेत्रफल में थोड़ा बढ़ा है। गन्ने की खेती 150 थी, वो उसको बढ़ा के हमने 150 से 93,000 हेक्टर कर दिया है। यानी ये तो कम ही हुआ है, ठीक है, बढ़ा नहीं है, गन्ने की खेती कम हुई है। और निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि इन सब का जो मेन रीजन यही है कि हमने वीट यानी गेहूं और राइस यानी चावल, इसकी फसल पे बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया है। ठीक है, इनकी फसल पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये मेन रीजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे इसी पैटर्न में, तो कल्टीवेशन ऑफ कोर्स ग्रेन की पल्सेस काफी कम हुआ है। ठीक है, मोटे अनाज के बारे में हमने देखा कि काफी चीजें कम हुई है। कोर्स ग्रेन क्या होता है? मोटा अनाज। ठीक है, और इसी आगे स्तर में बढ़े तो शिफ्टिंग जो हमारी पैटर्न है, शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न इज अ थ्रेट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ इन हरियाणा। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो रुकी हुई है हरियाणा में, उसको अगर हमें बदलना है तो इस फसल के पैटर्न के अंदर बदलाव करने की जरूरत है। गेहूं और चावल की खेती को छोड़ के हमें किसी और खेती की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा पहला टॉपिक था जिसे हम कहेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इन हरियाणा, यानी हरियाणा में कृषि पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी लाइन में आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक आ गया? क्रॉप इंश्योरेंस। अब इसमें हम फसल के बीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो फसल का बीमा, इंश्योरेंस हमारा जो टॉपिक है वो चल ही रहा है, सब्जेक्ट हम कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस को हम देखते हैं सेफ्टी की नजर से। और सेफ्टी की नजर से इंश्योरेंस को देखने का जो मेन रीजन है वो यही है कि इंश्योरेंस का काम ही यही है कि बदले में हमसे प्रीमियम ले, किस्तों में पैसा ले, और हमें सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, तो यही काम, जब क्रॉप इंश्योरेंस नाम जुड़ गया क्रॉप, तो आगे फसलों फसलों के लिए हो गया।
तो खेती के अन्य भी काफी उद्गम है, काफी देखे जाते हैं। हैजार्डस अदर एंटरप्राइजेस हैं, कभी काफी खतरनाक। मौसम कभी भी खेती को इफेक्ट कर देता है, कभी भी मतलब एक अच्छी खासी फसल को मौसम खराब हो जाए, बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, ऐसी बहुत सारी स्थिति होती है, अप डाउन्स बहुत होते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस इसीलिए लाया गया था क्योंकि ये जो अनियमितताएं बनी हुई हैं, ठीक है, ये जो अनियमितताएं बनी हुई हैं, एकदम से कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ बदल सकता है। इन सिचुएशंस से संभलने के लिए हमने क्या किया, क्रॉप इंश्योरेंस का सहारा लिया। तो बैड वेदर कंडीशंस कभी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती हैं, और इसी से ग्रामीण कह दो क्षणग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, ऋणग्रस्त का मतलब क्या है, इंडेप्टनेस। अगर मान लो किसी किसान की फसल है, किसी किसान की फसल है, और वो बेचारा, उसकी फसल हो गई बर्बाद, और अब अगले साल उसको लगाने के लिए फिर से फसल चाहिए, फिर से बीज चाहिए, तो वो लाने के लिए क्या करेगा, कर्ज लेगा। ठीक है, और मान लो बाई चांस इस साल भी फसल खराब हो जाती है तो उसे और कर्ज लेना पड़ता है। तो इस तरीके से जो किसान है वो लगातार कर्जे में डूबता चला जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऋणग्रस्तता। ठीक है, ऋणग्रस्तता कहते हैं, या ऋणग्रस्त, इनडेप्टनेस। अब इन सभी चीजों से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्लड एंड ड्रॉट्स, यानी सूखा और बाढ़। अब बाढ़ और सूखे के अलावा पेड़ पौधों में बीमारियां भी आ जाती हैं। ठीक है, एक अपने रिसेंटली पिछले साल सुना होगा लोकस्ट, टिड्डियों का इशू। ये टिड्डियां क्या करती हैं, पाकिस्तान वाले एरिया से आती हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया से आती हैं, और भारतीय बॉर्डर्स की तरफ जितने भी खेत वगैरह लगते हैं वहां बैठ के उनकी फसल खा जाते हैं टिड्डियां। ठीक है, जिन्हें हम वो कहते हैं ना राम जी के घोड़े। तो ये लोकस्ट टिड्डियां ये सारी फसल को नष्ट कर देती हैं, जिससे किसान की आय बढ़ने की बजाय और कम हो जाती है। ठीक है, कृषि आय में बहुत सारी अनिश्चितता है। इतनी अनसर्टेनिटी है कृषि की आय में कि भाई आप ये नहीं बता सकते, इस साल आपकी मान लो कमाई हो गई 1 लाख रुपए, बचत हो गई, तो अगले साल के आपको 1 लाख रुपए बचेंगे कृषि में, आप नहीं बता सकते। ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि मौसम कैसा करवट लेगा कुछ नहीं पता। हर बार ये होता था कि हरियाणा में भाई मानसून नहीं आ रहा है, बहुत बारिश बहुत कम हो रही है, मानसून नहीं आ रहा है। इस बार मानसून ऐसा आया है कि आधे से ज्यादा हरियाणा जलमग्न हुए बैठा है। ठीक है, तो हर तरीके की सिचुएशंस देखी जाती हैं। बहुत सारी अनियमितताएं हैं, इसी वजह से जो किसान है, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनको अपनाने से भी डरता है। पुअर और जो मार्जिनल किसान है, जो गरीब और सीमांत किसान है, ठीक है, पुअर एंड मार्जिनल। अब पुअर कौन है और मार्जिनल कौन है, मार्जिनल पुअर वो है जिनके पास 1 या 2 हेक्टर से जो लैंड है, वो भी उससे भी कम लैंड होती है, उनको पुअर एंड मार्जिनल कहते हैं। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सर्वाइव करना हो जाता है इनके लिए, जो गरीब और सीमांत किसान है, अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाए तो उनका जीवित रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। किसान की जो आय है, ये कृषि आय है, वो काफी अनिश्चितताओं के बाद देखा जाता है। और इन अनिश्चितताओं को कम करने के लिए, एग्रीकल्चर इनकम को एक स्टेबल करने के लिए, या कह लो कि किसान ज्यादा ऋणग्रस्त ना हो, इस वजह से एक इंश्योरेंस एक प्रभावी उपाय, तो बीमा है क्या है, एक प्रभावी उपाय। इसके अंदर हम एक और चीज देखते हैं कि जो फसल है ना भाई, देखो खराब होने की स्थिति में फसल, जब बीमा का काम क्या है, अगर आपकी फसल खराब हो जाएगी तो ये बदले में आपको ना उससे पैसे देंगे, क्योंकि इन्होंने आपसे प्रीमियम लिया है। ठीक है, अब तो अब इन्होंने देखो पैसे देने हैं, अब ये पैसे कितने देते हैं, मतलब अब इनका मेन इंश्योरेंस का एजेंडा क्या है कि भाई अगर फसल खराब होगी तो आपको बदले में पैसे देंगे। और अगर पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई इन्होंने आपसे प्रीमियम लिया है। अब प्रीमियम लिया है, इसका मेन कारण क्या है कि भाई अगर आपकी फसल का नुकसान होता है तो आपको कम से कम नुकसान हो, मिनिमम आपको रिटर्न पे, न्यूनतम रिटर्न पे आपका, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है इंश्योरेंस के द्वारा। और इसी स्टेप में एग्रीकल्चर इकोनॉमी को रिवाइव करने की या पुनर्जीवित करने का भी एक तरीका है। ठीक है, भारतीय कृषि मंत्रालय, अगर हम बात करें तो भारत की जो सरकार है उसमें कृषि मंत्रालय ने
क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा कब शुरू कर दिया था? सन 1985 में। 1985 में ही फसल बीमा की शुरुआत कर दी गई थी। और इसी कवरेज को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग योजनाएं, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए। और इन्हीं को संदर्भ में ज़्यादा कवरेज को बढ़ाने के लिए, किसानों के रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने के लिए एक स्कीम चलाई जाती है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, जिसे 1999 में लॉन्च किया। कब किया जाता है? 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। हिंदी में इसका नाम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और इंग्लिश में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसको NAIS को लॉन्च किया जाता है। और इस स्कीम्स के अगेंस्ट फार्मर जो अपने लॉसेस होते हैं, चाहे उनको लॉस किसी वजह से भी हो, उनका मतलब भूस्खलन आ जाए, क्लैमिटीज हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, या चक्रवात आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, सूखा पड़ जाए, कैसी भी स्थिति हो, हेल स्टॉर्म, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, किसी भी तरीके की इसको स्थिति हो, ये लोग जो किसान है उसकी फसल खराब होने पे पैसा देते हैं। जो प्रीमियम के रेट्स हैं वो भी 2 से 3% के लगभग रहते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है। फूड क्रॉप्स का जो प्रीमियम्स होते हैं, यानी अगर किसानों को किश्त ज़्यादा लगती है तो भी उस पे भी 50% सब्सिडी सरकार देती है। ठीक है। और 2010-11 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को संशोधित किया गया, उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए और उसको MNAIS बनाया, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ऐसे ही है, एम से बन गया मॉडिफाइड, यानी संशोधित, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई। और 2013-14 में देश फसल में बीमा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया गया। आपसे यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट पूछेगा ना, तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है यहाँ से? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, भाई अभी तक हमने जो पढ़ा है यहाँ से, तो क्रॉप इंश्योरेंस में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कब लागू की गई? 1999 में लागू की गई। ठीक है। इसका संशोधित नाम MNAIS, ये कब लागू की गई? ये लागू की गई कब? 2010-11 में। ठीक है। इसके अलावा हमसे पूछ लिया जाए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2013-14 में। ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जी, और एक कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। इन्होंने एक पर्सनल प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, इन्होंने भी एक बीमा का शुरुआत की जिसको कहते हैं वर्षा बीमा। अगर बारिश की वजह से आपकी फसल खराब हो जाए तो आप इस कंपनी का वर्षा बीमा ले सकते थे। ये एक कंपनी थी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। वर्षा बीमा योजना इसकी शुरुआत की और काफी मदद की इसने किसानों की। ठीक है। अगर बारिश कम रह गई तो भी ये आपको मुआवजा देंगे, बारिश ज्यादा हो गई, आपकी फसल खराब हो गई, तो भी मुआवजा देंगे। छोटे वर्ग के लोगों के लिए बीमा योजनाओं के तरीके, मतलब काफी योजनाएं प्रोवाइड की गई। और ये योजना जो थी ना, जो वर्षा बीमा, रबड़ की खेती या जैव ईंधन, मौसम बीमा, आलू अनुबंध, मतलब हर तरीके से आलू अनुबंध खेती, यानी पोटैटो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पोटैटो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे क्या का मतलब क्या होता है? जैसे पोटैटो की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेज कंपनी वाले आए आपके पास और बोले कि एक काम करो, आपके 5 एकड़ खेत है और उन खेतों में क्या कर लो, सिर्फ आलू बोलो और वो सारे के सारे आलू हम खरीद लेंगे आपसे। ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करवाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भारत में और कोई क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स? देखो, ये इंश्योरेंस स्कीम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छी स्कीम है, इसीलिए मैंने यहाँ डाल दी है। ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत। अब मेरा पानी मेरी विरासत क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो योजना है। ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर खरीफ 2020, यानी 2020 में इस योजना को लाया गया था। और हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की, एक इनिशिएटिव शुरू किया, मेरा पानी मेरी विरासत। और इसमें कहा कि भाई जो भी चावल वगैरह की खेती है उसको छोड़ के कोई अल्टरनेटिव खेती
करना शुरू करो, जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां, फल वगैरह ये सब उगाना शुरू करो। और अगर कोई ऐसा करता है, उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। मतलब आपकी फसल बिके ना बिके, इस या फसल हो ना हो, ये पैसा तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 7,000 रुपए प्रति एकड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक वैकल्पिक तौर पे देखा गया है। उसके बाद योजना के को खरीफ 2021 में थोड़ा सा स्ट्रेंथ किया गया, 2020 में तो लाया गया था, 2021 में इसको और थोड़ा बढ़ाया गया, और कुछ अन्य फसलों पे टारगेट किया गया, जैसे तिल है, अरंडी है, मूंगफली, तिल, कैस्टर, ग्राउंडनट, इनके तेलों के ऊपर, इनकी इनकी फसलों के ऊपर, मोठ, उर्द, गवार, सोयाबीन, ये दलहन वाली फसलें, ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। चारे वाली फसलों के उगाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। और तो खरीफ 2021 का जो सीजन था, 2021 में ही एक अनदर इनिशिएटिव शुरू किया गया इसी को सुधार करने के लिए, इसी को और बढ़िया करने के लिए। एक और नई योजना के नाम से ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाला गया। मेन योजना यही है, मेरा पानी मेरी विरासत। इसके अंडर एक और योजना, एक और स्कीम चलाई गई, जिसे कहते हैं खेत खाली फिर भी खुशहाली। यानी आपका खेत खाली भी रहेगा अगर आप कुछ भी मत उगाओ, आप कुछ भी मत उगाओ, खाली छोड़ दो, ठीक है, फिर भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, फिर भी आपको पैसे मिलेंगे अगर आप इस योजना के तहत रजिस्टर करके अपना खेत खाली छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पी एम फसल बीमा योजना, PMFBY, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना रही है, क्योंकि एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या कह लो कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐसी योजना जो अडॉप्ट की गई किसानों के लिए, उनकी फसलों को संरक्षण देने के लिए, तो सबसे पहली स्कीम यही थी। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे हरियाणा में कब इंप्लीमेंट की गई है? 2016 में। अगर आपसे पूछा जाए कि अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये फसल कब लागू की गई, या फसल कब, इंश्योरेंस स्कीम कब आई, हरियाणा में कब लागू की गई? हरियाणा में 2016 में लागू की गई। ठीक है, योजना के तहत जो धान है, बाजरा, मक्का, कपास, ये हर चीज, खरीफ मौसम में गेहूं, ठीक है, सरसों, चना, जो सूरजमुखी, रबी, हर चीज को कवर करता था। ऐसा कोई मतलब बचा ही नहीं कुछ जो जिस चीज को ये कवर ना करता हो, जिस चीज को इसने कवर ना किया हो, ऐसा कोई चीज ही नहीं बची। स्कीम काफी वॉलेंटरी था, मतलब जो किसान चाहे अपना इंश्योरेंस करवा ले, जो ना चाहे वो ना कराए। ठीक है, लेकिन 2020 तक, 2022 से इस तक इसको मतलब सभी पे लागू करने का निर्णय ले लिया कि भाई हाँ, सबको दो यार, ये अच्छी स्कीम है। इसके अंदर रबी के सीजन में आपको जितनी भी फसल आपकी हुई है, फसल की जितने की फसल आप उगा रहे हो, उसका 1.5% प्रीमियम दिया जाता है। रबी और खरीफ की फसल में 2%, और कॉटन में 5%। आपको क्या देना पड़ता है? एक प्रीमियम देना पड़ता है, किस्तें देनी पड़ती। ये चलते हैं। तो योजना के तहत जो खड़ी फसलें होती हैं, जो मतलब कह लो कि अब कोई खेतों में फसलें उगी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, समय कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, उन सबको भी कवर किया जाता है। बाढ़ का, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, बादल फटना, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, जो फसल है उसको कवर किया जाता है। चक्रवात के केस में, या चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश, हाँ, कोई भी चीज हो, मतलब उसी समय भी, अगर 14 दिन का एक टाइम पीरियड होता है इसका, कि भाई अगर 14 दिन के अंदर आपकी जो कंडीशंस हैं वो बेटर नहीं होती हैं, सुधरती नहीं है, ठीक है, मतलब अगर थोड़ा कह लो कि थोड़ा पानी वगैरह आ गया, पानी आ गया खेत में, अगर 14 दिन के अंदर वो ठीक हो गया, सिचुएशन सही हो गई, कंट्रोल हो गई, तो ठीक है, नहीं तो फिर वो इंश्योरेंस में कवर कर दी जाती है। ठीक है, काफी फसलों का नुकसान वगैरह कवर किया जाता है इसके अंदर। इसके बाद रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये एक नई स्कीम लाई गई, जिसके अंदर हम मौसम को पुनर्गठित करके, मौसम को आधार बना के एक स्पेशल स्कीम लेके आए, जिसमें अधिक किसानों को बीमा के दायरे में लाने की कोशिश की।
ज्यादा से ज्यादा किसानों को कवर करने की कोशिश की गई कि भाई अगर मौसम पे आधारित कोई आपको मतलब फायदा चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। 2013-14 में ये स्कीम आती है। 2013-14 में ये स्कीम आती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि मौसम के बेसिस पे स्पेशल आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है। इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हर एक फार्मर को इंसिडेंट्स लाइक डेफिसिट और एक्सेस रेनफॉल, अगर बारिश कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, ठीक है, हाई लो टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता अगर कम हो जाए या बढ़ जाए, हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि हो जाए, हर एक कंडीशन में इसने सहायता करने का काम किया। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस एग्रीकल्चर स्कीम, ये तो अपने पास बहुत टॉप की स्कीम है। ठीक है। 1999 में लागू लाई गई और सन 2000 तक ये पूरे मतलब कह लो कि हर जगह लागू हो गई। ठीक है। इसीलिए इसको 1999 और 2000 भी बोला जाता है। अभी मैंने पीछे 1999 लिखवाया था ना, तो वहां पे याद रखना 2000 भी साथ में इंक्लूड करे, क्या पता चले ये ऑप्शन में ही ना हो तो 2000 पे टिक कर देना। 1999 अगर ऑप्शन में ना हो तो 2000 टिक कर देना। और एक और चीज ध्यान रखना, 1999 और 2000 ऐसे लिख रखा हो, इस पे टिक करना। ठीक है। 2013-14 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, नेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम, ये शुरू किया गया, इसको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मॉडिफाइड एग्रीकल्चर, जिसको 2010-11 में शुरू किया गया, 13-14 में इम्प्लीमेंट किया गया, 15-16 में तो बंद कर दिया गया। अब ये स्कीम बंद हो चुकी है। ठीक है। रबी सीजन 2015-16 के बाद इस स्कीम को विड्रॉ कर लिया गया, योजना को वापस ले लिया गया। यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस, अब ये यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस क्या मतलब है? अब देखो कोई किसान ऐसा है, उसको ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर की समझ नहीं है, ज्यादा वो डिटेल में घुस नहीं सकता। अब वो क्या करता है, वो क्या चाहता है कि भाई मुझे ना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, लेकिन इंश्योरेंस चाहिए, और एक ऐसा इंश्योरेंस चाहिए जो सब चीजें कवर कर ले। तो एक ऐसा इंश्योरेंस जो हर चीज कवर कर ले, उसे क्या कहेंगे? एकीकृत पैकेज बीमा योजना, यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। यानी इस स्कीम के तहत किसानों को खरीफ 2016 में इस फसल इसको लागू किया गया था, और 2016 के बाद इस फसल के तहत वही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसमें आ जाती है, मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आ जाती है, हाउस होल्ड एक्सेप्ट इंश्योरेंस आ जाता है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स इंश्योरेंस आ जाता है, यानी कृषि उपकरणों से रिलेटेड, घरेलू संपत्ति, जीवन ज्योति बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा, हर चीज इसके अंदर कवर हो जाती है। एक इंश्योरेंस स्कीम लो और सारे के सारे ऑफर आपको मिलेंगे, यानी एक पैकेट में कई सारे बम। ठीक है। एक पैकेट में कई सारे बम है। ठीक है जी। ये अपना वो मुर्गा छाप है, एक पैकेट खरीदो और उसके अंदर 20-30 बम आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, यानी फसल बीमा के लाभ क्या है। अब फसल बीमा के लाभ क्या है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? ठीक है। फसल बीमा के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? फसल बीमा का लाभ यही होगा भाई, किसानों का नुकसान होता है तो उसको क्रॉप फेलियर की सिचुएशन में फायदा हो जाता है, उसका बेचारे का नुकसान कम हो जाता है। ठीक है। पहला लाभ तो यही है। पहला लाभ तो यही है कि फसल बीमा में जो इंश्योरेंस उसमें फायदा होता है। नेक्स्ट, दूसरा बोले तो लोन रीपे करने में, अगर मान लो उसने किसी से कहीं से कर्जा उठा रखा है तो उस कर्जे को आसानी से पूरा कर सकता है, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोन वाले अपने आप देंगे। ठीक है। इससे उसकी जो बैंक की पोजीशन है वो थोड़ी स्ट्रेंथ होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं, मतलब सरकारी समितियां बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? ताकि ये किसान को ज्यादा परेशानी ना हो सके। स्टेबल एग्रीकल्चर इनकम, फिर कृषि आय की एक एनकरेज मिलता है, एक आश्वासन मिलता है कि भाई हाँ, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी भर देगी, तो आपकी जो आय है वो कम से कम बढ़ेगी नहीं तो घटेगी भी नहीं, कम से कम स्थिरता तो आएगी। क्या आएगी? स्थिरता तो आएगी। हम्म। नेक्स्ट अगर बात करें तो फसल की विफलता के कारण होने वाले जो काफी ग्रामीण अ, ऋणग्रस्तता की समस्या काफी पैदा होती, काफी
कह लो कि काफी सिचुएशन ऐसी हैं कि ग्रामीण जो लोग हैं इनडेप्टनेस में, जो ऋणग्रस्तता में फंसते हैं, वो कम से कम फंसे। ये सारा का सारा फायदा है। अब नुकसान क्या है क्रॉप इंश्योरेंस का, डिफिकल्टीज क्या है, फसल बीमा में कठिनाइयां क्या है। लोग, किसान जो इतने जागरूक ही नहीं है, अनपढ़ किसान है। अनपढ़ जो किसान है उनकी जो गिनती है वो ज्यादा है, वो जागरूक ही नहीं है अपने अधिकारों के प्रति। फसल बीमा की जो पॉलिसीज है, प्रीमियम है, उनकी जो सब्सिडीज उनको मिलती हैं, सब्सिडीज तो सरकारों को मिल जाती है सरकार की तरफ से, मतलब कह लो कि जो फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट का सब्सिडी पे, वो बहुत ज्यादा है। वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बनता है। ऊपर से कृषि बीमा तक की जो पहुंच वाले व्यक्ति किसान है वो बहुत कम है। हर कोई इसको एक एडिशनल या अतिरिक्त वित्तीय बोझ मानता है। जो किसान होता है ना, किसान को क्या लगता है कि भाई देख, अब तक तो इतना तो काम कर रहा था, इतनी फसलें बो रहा था, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब जी रहे, आगे जी लेंगे। अगर इंश्योरेंस ले लिया तो इसकी किस्तें और भरनी पड़ेंगी, और जिससे मेरे को ज्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो एक किस्तों को भरना बोझ लगता है किसान को। क्या लगता है? बोझ लगता है। और बीमा के प्रति जो डिले होता है रिम्बर्समेंट में, अब मान लो फसल खराब हो गई आज, और उसको 6 महीने बाद क्लेम मिले, तो उसके बेचारे का क्या फायदा उसको। ठीक है, किसान को फायदा है क्या अगर 6 महीने बाद या 1 साल बाद कोई क्लेम देता है, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक तो क्रॉपिंग के 2 सीजन निकल चुके होंगे, और उससे पहले फसल बोने के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसा उधार ले चुका होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉप इंश्योरेंस। तो क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप इंश्योरेंस दोनों ही टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए भाई, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप करते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो हमें हिम्मत मिलती है। आप वीडियो देखते हो, पूरी देखते हो, तो हमें हिम्मत मिलती है। ठीक है, अगर आप शेयर करते हो, एक आपका एक शेयर भी हमारे लिए काफी बेनिफिट देता है, हमें बहुत हिम्मत देता है। और अगर कोई सुझाव आपका है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में हरियाणा जीके के अगर किसी को नोट्स चाहिए, किसी मेरे भाई को हरियाणा जीके के इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए, तो वो 90 34 145 146 इस नंबर पे क्या करे, कॉल कर ले, या फिर व्हाट्सएप कर दे। और ये फ्री नहीं है भाई नोट्स, इनकी कीमत है 100 रुपये, पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्मेट में इनकी कीमत है 100 रुपये। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।